तो कल थी 14th ऑफ अप्रैल इनॉग्रेशन डे और आज है 15th ऑफ अप्रैल रियल टेस्ट डे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, जिसका आज हम रियल टेस्ट करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग फ्रॉम अक्षरधाम। मेरे सामने आप देख सकते हो ये अक्षरधाम मंदिर, और यहाँ से थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन है। तो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया था, आज हम उसका रियल टेस्ट करने निकले हैं। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो, देहरादून और सहारनपुर के लिए। ये जो फ्लाईओवर आप मेरे सामने देख रहे हो, ये दूसरी साइड में जाता है आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ। और यहाँ से आप परी चौक, ग्रेटर नोएडा जो परी चौक है, वहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे जो आगरा की तरफ जाता है वो ले सकते हो। इसके जो दूसरी साइड है फ्लाईओवर के, आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। नीचे वाले हाईवे की मैं बात करूँ, ये 14 लेन का बहुत ही वाइड लेन है, बहुत ही वाइड लेन का एक्सप्रेसवे बना हुआ है, जिसमें जो मिडिल पार्ट है वो आपका है मेरठ एक्सप्रेसवे। और मेरठ एक्सप्रेसवे से भी आप आगे रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून जा सकते हो। बाकी जो इस साइड का पार्ट है 4 लेन, इधर 4 लेन उस साइड में, वो है आपका NH9, जो प्रीवियसली NH24 के नाम से जाना जाता था। NH24 वही है जिससे आप मुरादाबाद, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर नैनीताल या बरेली, लखनऊ की साइड जा सकते हो। तो 32 माइल स्टोन के बाद ये वाला जो बीच का पार्ट है मेरठ एक्सप्रेसवे, वो आपका 32 माइल स्टोन के बाद लेफ़्ट साइड में फ्लाईओवर बन के इसके ऊपर से आ जाता है NH9 के। और टेक्निकली देखा जाए तो दोनों देहरादून एक्सप्रेसवे और मेरठ एक्सप्रेसवे पैरेलल हो जाते हैं। तो आगे जाके जो है इनका भी कनेक्शन दिया हुआ है, जैसे हरिद्वार के लिए कट दिया हुआ है जो शायद अभी फंक्शनल नहीं है। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं देहरादून की तरफ और देखते हैं इसका अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है, क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, कितने रेस्ट स्टॉप्स हैं, कितने एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं और कितना कुछ पेंडिंग अभी काम बचा हुआ है इसमें। इसके अलावा वीकेंड आने वाला है और जो रश है वो सैटरडे संडे को बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूज़ में ऑलरेडी आ चुका है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे फंक्शनल हो चुका है। तो आज मैं आपको वही अपडेट देने आया हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था इसका, अगर आप मेरा देखेंगे तो मैंने वो बाइक से बनाया था, लेकिन हम लोग सिर्फ 34 किलोमीटर ही जा पाए थे उससे। 34 किलोमीटर के बाद वो कम्प्लीटली क्लोज था, बट अभी स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहला जो मेजर अपडेट मैं देना चाहूँगा उसमें वो यही है कि बाइक और 3 व्हीलर कम्प्लीटली इसमें बैन हो चुके हैं। तो इसलिए मैं आज अपनी कार से आपको मतलब शो कराने के लिए, दिखाने के लिए लेके आया हूँ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। अगर आप बाइक और 3 व्हीलर लेकर जाएंगे तो जाहिर सी बात है मोटा चालान कटेगा। आप तब तक ही बच सकते हैं जब तक आप पकड़े ना जाएं। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं एक रोमांच भरे सफ़र की ओर। तो ये आ गया है आपका अक्षरधाम मंदिर का एंट्रेंस पॉइंट। ये मेरे सामने आप देख सकते हो, ये एंट्री और एग्ज़िट है। और जस्ट सामने ही आपका जो है अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन है। ये मेट्रो स्टेशन है सारा अक्षरधाम का। अगर दिल्ली अगर आप आते हैं तो ये मस्ट विज़िट प्लेस है अक्षरधाम मंदिर। हालांकि पूरा दिन चाहिए इसमें। यहाँ पे सारे आपको आउटलेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे खाने पीने के, और इसी के बगल में आपका अक्षरधाम मंदिर का एंट्रेंस है। यहाँ से स्टार्ट होता है ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। कार की रीडिंग की अगर मैं बात करूँ तो अभी है इसमें 58,506 किलोमीटर। तो आज हम देखेंगे, वैसे जो बताया गया है वो है 213 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है, लेकिन अभी अगर हम एक्चुअल देखेंगे जो ISBT देहरादून है उससे कितना डिस्टेंस लगने वाला है। टाइम की अगर मैं बात करूं तो हो रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 10:30 इन द मॉर्निंग। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसमें रियल टाइम एक्चुअल में कितना लगने वाला है। इस एक्सप्रेसवे पर अगर आप मान लीजिए प्रीति विहार साइड से ISBT कश्मीरी गेट से आना चाहते हैं तो गीता कॉलोनी हो गया, गांधीनगर मार्केट हो गया, कहीं से भी एंट्री एग्ज़िट आप इजीली ले सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं कि आपको अक्षरधाम ही आना पड़ेगा।
जो लोग ऑलरेडी नॉर्थ डायरेक्शन में है वो लोग बीच में से कहीं से भी जुड़ सकते हैं। सो वेलकम टू दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, जिसको दूसरे नाम से NH 709B के नाम से भी जाना जाता है। NHAI द्वारा बनाया गया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI के जितने भी एक्सप्रेस वे हैं वहाँ पर बाइक्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एक यमुना एक्सप्रेस वे है, वो प्राइवेट है JP वालों का, तो वहाँ पर बाइक्स अलाउड है और वहाँ पर बाइक्स का टोल भी लगता है। बट फ़िलहाल क्या है, पहला ही दिन है तो इतनी स्ट्रिक्टनेस शायद नहीं है, तो इसलिए थोड़ी बहुत बाइक्स दिख रही हैं। और अभी दिल्ली का ही पार्ट चल रहा है, गीता कॉलोनी हो गया, गांधीनगर, या नॉर्थ दिल्ली के लिए भी आप एंट्री एग्ज़िट ले सकते हो अगर आप नॉर्थ दिल्ली में हो। फ़िलहाल जो अक्षरधाम है वो आपका आता है ईस्ट दिल्ली में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपना तिरंगा झंडा कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है। इस एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट जो है वो कार की है आपकी 100 kmph, और जो कमर्शियल और बड़े वाहन हैं, व्हीकल्स हैं, उनकी है 80 kmph। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर भी दिख जाएंगे, जो अगर आप स्पीड से ऊपर जाएंगे और स्पीड करेंगे तो चालान आपके ऑनलाइन घर पे आ जाएगा। तो फ़िलहाल मैं अभी आ गया हूँ इसके फर्स्ट टोल गेट पे, जो लगभग 15 किलोमीटर के बाद ही आता है। ये है सामने टोल गेट, और अभी इस पर टोल स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि आज फर्स्ट डे है, शायद एक वीक के बाद स्टार्ट करेंगे ये लोग। तो कोई भी अमाउंट इस पर मेंशन नहीं किया हुआ है इस टोल पे। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कितने टोल आने वाले हैं इसमें। टोल की कॉस्ट जो है वो तो अभी पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर पता है, NHAI का ये प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे आपका जो है एनुअल पास लागू होगा। तो जिसने भी अपना एनुअल पास लिया हुआ है, जो अब बढ़कर 3075 का हो गया है फ्रॉम 1 अप्रैल, वो इस पे यूटिलाइजेशन पूरा कर सकता है। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है वैसे तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ से है देहरादून अभी 188 किलोमीटर, बागपत 18 और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे 9। तो फ़िलहाल अभी हम पहुँच गए हैं ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ। अभी मेरे ऊपर से फ्लाईओवर जो देख रहे हैं ये ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का पार्ट है, और यहाँ से इसकी एंट्री होती है। अगर आपको ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ जाना है तो ये इसका एंट्री पॉइंट है। तो कुल मिला के ये वही जगह है जहाँ मैंने लास्ट वीडियो अपना एंड किया था। इसके बाद देहरादून एक्सप्रेसवे वो क्लोज़ था। और मैं इस पूरे हाईवे की बात करूं जो ऊपर जा रहा है ईस्टर्न वेस्टर्न, ये वही है जो दिल्ली NCR का मतलब चारों साइड में अगर आपको बाहर निकलना है दिल्ली NCR में नहीं आना है, आप चंडीगढ़ की साइड से आते हैं, आपको जयपुर जाना है, आगरा जाना है, लखनऊ जाना है और दिल्ली में एंटर नहीं करना चाहते, तो ये 270 किलोमीटर का आप बाहर से ले सकते हैं। इसकी जगह जगह एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है। तो फ़िलहाल चलिए हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट टाइम सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही हम आगे जा पाए थे, उसके बाद ये क्लोज़ था। बट आज फर्स्ट डे है और ये कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। तो चलिए बने रहते हैं NH 709B से जाने वाला दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। लास्ट टाइम यहाँ पे ही क्लोज़ के जो रेड कलर के जो बैरियर्स होते हैं वो लगे हुए थे, और सब लोग नीचे की तरफ से ही जा रहे थे, जो बागपत वाला रास्ता है, क्योंकि यहाँ से बागपत बहुत नज़दीक है। बट अगर आप देखेंगे तो अभी ये कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। चलो देखते हैं कैसा रहता है सफ़र इस पे, और आगे क्या क्या व्यू पॉइंट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ से देहरादून रह गया है सिर्फ 179 किलोमीटर, सहारनपुर है 120, और ऑलमोस्ट हम बागपत के पास पहुँच चुके हैं। यहीं तक ही ये पहले फंक्शनल था, यहीं तक ही बैरिकेड लगे हुए थे, इससे आगे बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। बट अब आप देख सकते हैं सब कुछ ओपन हो चुका है। ये आ चुका है विदिन 34 किलोमीटर रेंज में सेकंड टोल इसका। बट ये भी अभी ब्लैंक है, इस पर भी कोई अमाउंट वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, क्योंकि अभी ये फ्री है। मेरे ख्याल से 1 वीक तक ये लोग ऐसे ही चलाते हैं।
और यहाँ पर आप सजावट देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कल आए थे यहाँ पर इनॉग्रेशन करने, तो अभी भी बहुत अच्छे से सजाया हुआ है इसको। और आगे अब 2 किलोमीटर के बाद रेस्ट स्टॉप दिखा रहा है यहाँ पे। एक टॉयलेट ब्लॉक भी बना हुआ है यहाँ पे सेकंड टोल के पास। रेस्ट स्टॉप की बात करूँ, जो सबसे पहला रेस्ट स्टॉप है वो अभी स्टार्ट ही हुआ है बनना, बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहली बात मैं बता दूँ आपको, ये देखिए मेरे सामने बन रहा है ये। अगर आप दिल्ली से निकलते हैं तो अपनी कार का फ्यूल वगैरह, बेसिक जो भी आइटम्स हैं आपके पास, पानी की बॉटल्स वगैरह, वो लेकर चलिए, क्योंकि अभी शायद इस पर अभी कुछ ना मिले आपको, जो बेसिक चीज़ें हैं। ये अभी देखो अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी इसको बहुत टाइम लगेगा। स्टिल अगर आपको इमरजेंसी कुछ भी फंसती है तो यहाँ से बागपत 2 किलोमीटर है, आप वहाँ के लिए जा सकते हैं। बट फ़िलहाल इस एक्सप्रेस वे पर कुछ नहीं है, बाइक्स वगैरह भी अभी दिख नहीं रही हैं। जो पहला टोल था उसके बाद से बाइक्स दिखना भी बंद हो गई हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूं मैं आपको, मैप में भी अभी ये ठीक से पकड़ नहीं पा रहा है। उस सेक्शन के बाद जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जो स्टार्टिंग का 34 ईस्टर्न पेरिफेरल की बात की थी मैंने, वहाँ तक हम लोग आए थे, वहाँ पे बैरिकेड लगे हुए थे। तो अभी मैप में भी वो ठीक से पकड़ नहीं पा रहा है और आपको ओल्ड रूट जो बागपत होके जो नीचे से जाता है वो शो कर रहा है। तो फ़िलहाल आप कंफ्यूज मत होना, गूगल मैप पे शायद ये आ जाए अभी कुछ टाइम के बाद। फ़िलहाल ये फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, हम लोग इस पे जा रहे हैं। अगर कुछ आगे कोई चैलेंज आएगा तो मैं आपको इसकी अपडेट आगे ज़रूर दूंगा। चलिए बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। गूगल मैप को अगर आप फॉलो करेंगे तो देखिए अभी ये पकड़ नहीं पा रहा है इस एक्सप्रेस वे को, और जो बागपत से पुराना वाला रास्ता है, ओल्ड जो NH वगैरह है, वहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इस पर आया नहीं है फ़िलहाल, बट घबराने की कोई बात नहीं है, पहला ही दिन है आज। बेचारा गूगल मैप इस एक्सप्रेस वे को ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुका है, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है और सोचने की कोशिश कर रहा है कि मैं कहाँ से जा रहा हूँ। फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ अपनी स्पीड लिमिट में 80 और 90 के बीच में। रोड पूरा खाली है, बहुत ही शानदार बना हुआ है, बहुत ही गजब का एक्सप्रेस वे बना हुआ है। बस क्या है कि बढ़ते टाइम के साथ जैसे ही हैवी ट्रैफिक आएगा, इस पर ट्रक्स वगैरह आने स्टार्ट होंगे तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के साथ भी वही हुआ, बिल्कुल मक्खन मलाई वाला रास्ता था। अभी इसकी कंडीशन भी वैसी ही है, बट वो अब थोड़ा सा ऊपर नीचे मतलब इस तरीके से कंडीशन उसकी हो गई है। तो ये आता है इसका सेकंड रेस्ट स्टॉप, ये भी आप देख सकते हो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। तो फ़िलहाल मुझे इस हाईवे पे ना तो कोई पेट्रोल पंप, ना कोई रेस्ट स्टॉप इस तरीके का कि आपको एक पानी की बोतल भी मिल जाए, और ना किसी भी तरीके की सुविधा भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो अपना फ्यूल वगैरह सब कुछ चेक करके आइए, और बेसिकली जो भी बेसिक आइटम्स है खाने पीने के छोटा मोटा, उसके साथ आइए, क्योंकि मिनिमम 3 से 3.5 घंटे की जर्नी है ये, ऐसा नहीं है कि 2.5 घंटे की जर्नी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या क्या सुविधा है। कल के इनॉग्रेशन के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो माननीय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, रोड एंड हाईवे ट्रांसपोर्ट, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और ये अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो तीनों के यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बैरिकेड लगे हुए हैं। फ़िलहाल लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर के समथिंग और देहरादून रह गया है।
बाकी अगर मैं बात करूँ नितिन गडकरी जी की, तो उनका मैथ्स ना बहुत ही सिंपल रहता है। सिंपल, पहले वो क्या करते हैं, उनको पता है कि मान लीजिए 200 किलोमीटर्स का एक एक्सप्रेसवे बनाना है या हाईवे बनाना है। फिर वो सबसे पहले स्पीड लिमिट तय करवाते हैं कि चलो 100 रखनी है या 200 रखनी है। मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर रखी। उनका मैथ्स बहुत सिंपल है। 200 किलोमीटर के लिए 100 kmph की सीधा डिक्लेयर कर देते हैं, 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। ऐसे ही उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे बोला था कि वो उसकी डिस्टेंस जो है वो 1350 किलोमीटर है और लगभग 12 घंटे में उन्होंने बोला है। तो उसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो उन्होंने रखी है वो 120 kmph रखी है। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से सीधा सिंपल मैथ्स लगा के उन्होंने डिक्लेयर किया कि 12 घंटे में आप 12 आवर्स में मुंबई पहुंच जाएंगे। उनको मतलब नहीं है आप बीच में रेस्ट लें, स्टॉप लें, खाना खाएं, पानी पिएं, वॉशरूम ब्रेक लें, कुछ मतलब नहीं है, नॉन स्टॉप आपको जाना है। तो चलिए, ये तो कुछ मजाक से हटके बात है कि थोड़ी मजाक है। बाकी जो उनका कंट्रीब्यूशन है, शायद ही कोई मिनिस्टर ऐसा कर पाएगा जितना उनका कंट्रीब्यूशन है। इंडियन हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज की बात करूँ मैं, इतना सॉलिड नेटवर्क उन्होंने बना दिया है कि आप कहीं पर भी बहुत ईज़िली, पहले सोचते थे कि इंडिया के आप किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, कार उठाइए अपनी और निकल पड़िए। तो बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्रेसवे जो हाईवेज़ इंडिया को दिए हैं वो काबिल तारीफ़ है। दूसरा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, महीने 2 महीने में, एक 2 महीने के अंदर ये बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। अभी आपको पूरे एक्सप्रेसवे पे जो है पानी की बोतल भी मिलने वाली नहीं है। जितने भी रेस्ट स्टॉप्स पड़ रहे हैं सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 1-2 महीने में सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो बेसिक जो भी है आप खाने पीने का अगर फैमिली के साथ चलते हैं वो साथ लेके चलिए। इसके अलावा एक्सप्रेसवे अगर आप देखेंगे तो पूरा सुनसान है। तो क्या होगा कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है आपके साथ, तो कुछ भी हेल्प फ़िलहाल नहीं मिलने वाली है आपको। तो कोशिश कीजिए कि फैमिली के साथ है तो अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट कीजिए। और बाकी मैं इस एक्सप्रेसवे की बात करूं तो इसका डिक्लेरेशन किया हुआ है कि आप 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो अगर आप ओवर स्पीड करके आएंगे, जो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा आपको कि आप ओवर स्पीड करें, तो आप इजीली ओवर स्पीड करके आएंगे तो आप 2 घंटे में भी पहुंच सकते हैं। बाकी आप आराम से आते हैं तो 3 से सवा 3 घंटे में इजीली आप इसमें पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओवर स्पीड के लिए मैं आपको बता दूं कि थोड़ा मेरे को ये एक्सप्रेसवे कॉम्पैक्ट लगा है, 6 लेन का है। अगर आप देखेंगे ना सामने, तो बैरिकेड्स जो हैं, क्रैश बैरियर्स जो हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं। तो अगर आप मान लीजिए, मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 100 से ऊपर चलते हैं और अगर गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई किसी भी रीज़न की वजह से, तो कोई गुंजाइश इस एक्सप्रेसवे पे बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल कॉम्पैक्ट बना हुआ है, साइड में बहुत ही कम जगह है कि आप कंट्रोल कर पाएँ कार को। इसलिए मैं अल्टीमेटली यही सजेशन दूंगा कि आप स्पीड लिमिट में ही चलें जो इसकी डिक्लेयर की हुई है, 100 kmph जो बनाई हुई है। और बहुत अच्छे 3 घंटे में आप इजीली पहुंच सकते हैं। अगर ट्रैफिक नहीं मिलता है आपको, थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल भी गया तो आप इजीली 3.25 घंटे में देहरादून इजीली पहुंच सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं जर्नी को और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। एक कॉरिडोर भी है जो 12 किलोमीटर का है, उसको भी देखते हैं। और एक मंदिर भी आने वाला है जो डाट वाली मंदिर के नाम से फेमस है देहरादून के पास। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ से अब सहारनपुर बचा है 46, हरिद्वार है 76 और देहरादून है 98। जैसा मैंने पहले बताया था आपको, जो आप मेरठ एक्सप्रेसवे के थ्रू जाते हैं हरिद्वार, सबसे पहले मुजफ्फरनगर आएगा, फिर रुड़की से फिर देहरादून के लिए चले जाते हैं। यूजुअल जो जाते हैं अभी तक, जब ये एक्सप्रेसवे नहीं था, रुड़की से सीधे आप बाईपास होकर जाते हैं तो हरिद्वार ऋषिकेश की साइड चले जाते हैं। ये टेक्निकली उसके पैरेलल में ही चल रहा है, तो दोनों का लिंक रोड दे दिया है। अब आपको क्या है, मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद क्या है, बहुत ट्रैफिक रहता है उस रोड पे और बहुत दिक्कत होती है, स्पेशली ऑन वीकेंड आना और जाना बहुत टिपिकल हो जाता है क्योंकि सारा दिल्ली एनसीआर का क्राउड जाता है। तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं टिल हरिद्वार, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मैंने भी कल ही पढ़ा था कि शायद जो कनेक्टिंग रोड है बेसिकली, वो जो लिंक रोड है हरिद्वार के लिए, वो शायद 51 किलोमीटर का स्ट्रेच है इस रोड से। तो वो शायद जून या जुलाई की डेडलाइन है, तो अभी शायद वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो उस पर काम चल रहा है। बट फ़िलहाल आप इसको आगे जाके सहारनपुर से जाके या वहाँ से भी कट होके जा सकते हैं अगर आप गूगल की हेल्प लेंगे। तो मैं अभी यही बोलूँगा कि आप जून जुलाई तक एटलीस्ट हरिद्वार के लिए इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इतने एंट्री एग्ज़िट नहीं है, मेन सिटीज़ के लिए हैं। तो आपको ये ज़्यादा लंबा और ज़्यादा तकलीफ़देह पड़ सकता है। तो जैसे ही वो लिंक रोड कंप्लीट हो जाएगा तो आप हरिद्वार ईज़िली जा सकते हैं। तो अभी आप हरिद्वार के लिए वही पुराना वाला रूट ही यूज़ कीजिए, फ़िलहाल इसको देहरादून के लिए ही रहने दीजिए। तो ये एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ।
ये आपका आ गया है हरिद्वार और रुड़की के लिए लेफ़्ट वाला टर्न। ये है अपना दिल्ली से आता हुआ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, बिल्कुल खाली है। फ़िलहाल तो कोई ट्रैफिक नहीं है। उम्मीद है इस वीकेंड से सैटरडे संडे को आपको ट्रैफिक थोड़ा मिल जाएगा बढ़ते हुए यहाँ पे। तो जैसा मैंने बताया था आपको, यहाँ से लेफ़्ट टर्न के लिए आपको हरिद्वार रुड़की जाना है। बट मैं फिर बोलूँगा कि जुलाई तक इसका प्रपोज़ल है। मैं एक स्लाइड भी देखी थी मैंने कहीं पे, तो जून या जुलाई तक इसका प्रपोज़ल है। लिंक रोड 51 किलोमीटर का है डायरेक्ट हरिद्वार के लिए या रुड़की के लिए। तो आप तब तक इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बाकी कोई भी अल्टरनेट रास्ता नहीं है कि आप हरिद्वार जा सकते हैं यहाँ से। फ़िलहाल ये देहरादून के लिए ही ओपन है, तो हरिद्वार के लिए इस पर बिल्कुल ही अवॉइड करें अभी, नहीं तो आपको ये बहुत लंबा पड़ सकता है। तो अभी हरिद्वार जाने के लिए आपको वही पुराना वाला जो मेरठ वाला रोड है, मेरठ एक्सप्रेसवे होते हुए, उसी से ही प्रेफर कीजिए। 2-3 महीने की बात है, सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तब तक। ये आपका हरिद्वार रुड़की वाला रोड है जो मैंने बोला लेफ़्ट टर्न जाने के लिए। फ़िलहाल ये बंद है, तो अभी 2-3 महीने तक तो हरिद्वार के लिए बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए इसको। तो लगभग 150 किलोमीटर चलने के बाद सहारनपुर के नज़दीक हम आ गए हैं। और उसके बाद जो देहरादून का पार्ट है वो आपका मोस्टली रोड आप देखेंगे सीमेंटेड है। तो सीमेंटेड में गाड़ी एकदम से चिपक के नहीं चलती है, थोड़ा डिसबैलेंस रहता है। देहरादून अभी है यहाँ से 65 किलोमीटर, देवबंद है लेफ़्ट में 29। तो ये पूरा सीमेंटेड रोड आ गया है। उससे पहले वाला जो रास्ता है वो तो एक गजब का रास्ता है, बिल्कुल मक्खन मलाई वाला रास्ता था। तो कुछ ऐसी है अपडेट फ़िलहाल। टिल सहारनपुर कट तक मान के चलिए कि 4 टोल पड़ते हैं और अभी फंक्शनल नहीं है। सहारनपुर के बाद आपको जो है ट्रैफिक थोड़ा मिलेगा अच्छा खासा। और यहाँ पे टोल जो है 5th टोल है यहाँ पे, और इसका जो प्राइस है वो 85 है। ट्रैफिक भी अच्छा खासा है, तो बचे हुए पोर्शन में भी आप मान के चलिए इस वीकेंड से ट्रैफिक बढ़ जाएगा, क्योंकि आज तो वर्किंग डे है, वेडनेसडे है। तो चलिए बने रहिए, सिर्फ 40-50 किलोमीटर ही बचा है अब देहरादून। यहाँ से 12 किलोमीटर का एक एलिवेटेड कॉरिडोर जो है, मतलब नीचे जंगल है और जो एनिमल्स हैं उनकी क्रॉसिंग के लिए पूरा नीचे से बनाया हुआ है इस एलिवेटेड रोड के नीचे, वो स्टार्ट हो चुका है। ये पूरा यहाँ से आप देखेंगे कवर्ड किया हुआ है कि कोई मतलब देखने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि जंगल का एरिया है पूरा। तो ये 12 किलोमीटर का पूरा कॉरिडोर यहाँ से भी स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हो मेरे सामने। नीचे एनिमल्स का इजीली मूवमेंट हो सके ताकि। सो फाइनली वेलकम टू देहरादून। 7 से 8 किलोमीटर देहरादून बचा है इस डायरेक्शन में। और ये सामने लिखा हुआ है मेरे डाट काली मंदिर। इस मंदिर का भी एक सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर अंग्रेज़ों के टाइम पे जब ये देहरादून है, ये एक वैली में है, मतलब पहाड़ को क्रॉस करके वैली में उतरना पड़ता है। तो कोई भी टनल यहाँ पर रुक नहीं पाती थी, बन नहीं पाती थी। तो जब ये मंदिर का निर्माण हुआ था तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने ये मंदिर का निर्माण करवाया था, इसका डाट काली मंदिर का। और उसके बाद उन्होंने
जो भी टनल का काम स्टार्ट किया, जो भी बनाने की कोशिश की, वो सब बनने लगी थी। तो ऐसी कुछ सिग्निफिकेंस है, वो टूटती नहीं थी, गिरती नहीं थी, वो टनल बिल्कुल बन जाती थी। तो ऐसी कुछ सिग्निफिकेंस है इसका। तो फ़िलहाल अभी हम चल रहे हैं देहरादून की तरफ, और अगर आप डाट काली मंदिर आना चाहते हैं तो बेशक जा सकते हैं यहाँ पर। अभी तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, नहीं तो मैं ज़रूर जाता। इसके अलावा देहरादून में जो भी कोई नई गाड़ी लेता है, या आसपास के लोग जब भी नई गाड़ी लेते हैं, तो अपना पूजा, गाड़ी की जो पूजा वगैरह होती है वो यहीं करवाते हैं। तो काफ़ी सिग्निफिकेंस, काफ़ी फेमस मंदिर है ये। तो चलो देहरादून पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, लेट्स सी। तो ये कुछ खूबसूरत सी टनल आ गई है। वेलकम टू उत्तराखंड, देहरादून। और ये आप देख सकते हो, हम टनल में एंटर कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ी टनल नहीं है वैसे, लेकिन बहुत अच्छी बनाई हुई है। अंदर बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ की डिज़ाइनिंग दी हुई है और लाइटिंग वगैरह की हुई है। हार्डली मेरे ख्याल से 100, 150 या 200 मीटर तक मैक्सिमम ये होगी। नाउ वी हैव ऑलमोस्ट रीच देहरादून। हमारी एंट्री हो ही गई है लगभग। ISBT यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर रह गया है बस। सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ देहरादून। टाइम की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो 2 PM इन द इवनिंग। और आप डिस्टेंस की मैं दिखाता हूँ आपको डिस्टेंस। मीटर रीडिंग हो रही है 58,717। तो लगभग 210 किलोमीटर के समथिंग का ये एक्सप्रेस वे है अक्षरधाम से लेके। टाइम की मैं बात करूँ तो मैं रुक के आया हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया है। तो लगभग 3.5 घंटे इसमें लग चुके हैं। नहीं तो आप मान के चलो कि आप 3 घंटे, जैसे मैंने बताया था, आपको नॉर्मल लग जाएंगे। और जल्दी स्पीड में आओगे और स्पीड करोगे तो हो सकता है 2.5 घंटे में भी पहुँच जाओ, या 2.25 घंटे में भी पहुँच जाओ। फ़िलहाल इनिशियल जो स्ट्रेच था उसमें ट्रैफिक नहीं था, जो सहारनपुर वाला कट है वहाँ तक। सहारनपुर के बाद टिल देहरादून पहले चालू हो चुका था रोड, तो यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा आपको। टोल टोटल 6 पड़ने वाले हैं इसमें, जिसमें से 5th नंबर का जो टोल है, अगर हम दिल्ली की साइड से आते हैं, वही ऑपरेशनल है। उसका प्राइस 85 रुपीज़ है। बाकी कुछ समराइज़ कर देता हूँ मैं इस ट्रिप के बारे में। 6 टोल पड़ने वाले हैं, और अभी टोल की कोई मतलब कितना लगने वाला है टोटल, वो अभी इसमें डिसाइडेड नहीं है। सब ब्लैंक था। मान के चलिए हफ्ते भर में वो सब चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आप एनुअल टोल पास लेते हैं तो एनुअल टोल पास के लिए बिल्कुल फ्री है, क्योंकि NHAI का प्रोजेक्ट है, तो इस पे लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरा, एक्सप्रेस वे पे अभी पानी की बोतल भी नहीं मिलने वाली। सारे रेस्ट स्टॉप जो हैं, 3 से 4 रेस्ट स्टॉप पड़े थे बीच में, दोनों साइड में हैं, सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो फ़िलहाल आप चलें तो आप मॉर्निंग में चलें अगर फैमिली के साथ चलते हैं, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, एटलीस्ट टिल सहारनपुर वाले कट तक, जो 150 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसके अलावा मैं बात करूं, बहुत शानदार, बहुत गजब का एक्सप्रेस वे बना हुआ है। जैसा मैंने पहले बताया था, कॉम्पैक्ट है, तो थोड़ा स्पीड लिमिट में ही चलिए, नहीं तो इमरजेंसी सिचुएशन में कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। स्मूथली आप बहुत आराम से आ सकते हैं। अगर स्पीड से आएंगे तो हार्डली 10 से 15 मिनट का डिफरेंस आने वाला है। तो जो 100 kmph की स्पीड है उसी में ही चलिए। वॉशरूम ब्रेक के लिए आप जितने भी टोल हैं वहाँ पे वॉशरूम के लिए फैसिलिटी है। बोथ मेल एंड फीमेल आप रुक सकते हो वहाँ पे, वॉशरूम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पानी की बोतल वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला अभी। इसके अलावा अगर मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मैं आपके सामने फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ। और आज जो ओपनिंग डेट थी 15 अप्रैल में उसमें आया हूँ, तो आप वीकेंड में ईज़िली मतलब अब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही है जो मैंने बताया आपको कि अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए, कि सुनसान है थोड़ा, नाइट में ट्रैवल करेंगे तो गाड़ी ना रोकें तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ यार इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।